नमस्कार। आप सभी का ड्राइवर एग्जाम चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीके पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में। जी हाँ, हम एक नई क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस सीरीज में हम लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चंस जो एसएससी के ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। ये प्लेलिस्ट है खासकर दिल्ली पुलिस ड्राइवर कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जिनके एग्जाम में 20 नंबर की जीके जीएस पूछी जाएगी। यदि आप इसे प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आप 20 में से आराम से 12 से 13 नंबर आसानी से स्कोर कर जाएंगे। तो इसलिए इस प्लेलिस्ट को पूरी सीरीज को जरूर देखें जिसमें 15,000 प्लस क्वेश्चंस होंगे। साथ ही इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर पाएंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट ड्राइवर एग्जाम सर्च करके ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हम 75 MCQ क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जिसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज की क्लास फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा भारत रत्न। जी हाँ, लता मंगेशकर जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। एनएम फैक्ट्स में बात करें तो जो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार है वो 1999 में दिया गया था। साथ ही इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में दिया गया था। और भारत रत्न जो जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, यह इनको 2001 में दिया गया था। ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत समान प्रावधान रखने वाला अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंतर्गत रिट अधिकारिता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 226। ये बहुत से एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान है। साथ ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ये भी अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि रीट क्या होता है। रीट होता है न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश होता है जिसके तहत भारतीय संविधान में टोटल 5 प्रकार की रीट है वो जारी की जा सकती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना, दूसरा परमादेश आदेश देना, प्रतिषेध निषेध करना, क्यूरो वारंटो किस प्राधिकारी द्वारा, और लास्ट होता है स्ट्रियोलॉजी सूचित करना। ये अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। जी हाँ, अन्य फैक्ट्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो अखिल भारतीय किसान सभा है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, और ये जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार प्रांतीय किसान सभा जिसकी स्थापना 1929 में की गई स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1967 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ये 2 समाज हैं, ब्रह्मा समाज और प्रार्थना समाज। इनसे बार बार क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। 1967 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1967 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। अन्य फैक्ट्स की बात करें तो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा था? नील दर्पण नाटक के रचयिता कौन है? तो ये भी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र। जी हाँ, 19वीं सदी में दीनबंधु मित्र ने इस नाटक की स्थापना, नील दर्पण नाटक की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सारिता का सही क्रम है? तो इसका आंसर होगा CSOH, KOH, NaOH और LiOH। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था? ये क्वेश्चन दूसरी तरफ पूछा जा सकता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश के शासक थे? तो इसका सही आंसर होगा पल्लव वंश के शासक थे। अन्य फैक्ट्स की बात करें तो पल्लव वंश है वो एक दक्षिण भारतीय राजवंश था जो 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा दक्षिण भारत में, जिसके अंतर्गत वर्तमान में राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इन क्षेत्रों में है वो पल्लव वंश ने शासन किया था। इसके जो मुख्य शासक थे पल्लव वंश का महेंद्र वर्मन प्रथम।
महेंद्र वर्मन प्रथम, ये बहुत बार पूछा जाता है, जिसने महाबलीपुरम की प्रसिद्ध चट्टानों का निर्माण करवाया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, महाबलीपुरम की प्रसिद्ध चट्टानों का निर्माण, चट्टानों को काटकर गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम। साथ ही आपको अन्य फैक्ट्स में याद रखना है कि चोल राजवंश, ये भी दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था, जो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक वहाँ इसका शासन रहा था। इसका जो प्रसिद्ध शासक था वो था राजेंद्र चोल, जिसने तंजावर में ब्रह्मेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, तंजावर में ब्रह्मेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने। साथ ही पांडे राजवंश को भी आपको याद रखना है, जिसकी प्राचीन राजधानी थी वो मदुरै थी। पांडे राजवंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै, जो भी दक्षिण भारत का ही एक प्रमुख राजवंश था। अन्य फैक्ट्स में ये मुख्य फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता में। जी हाँ, 1829 में भारत का पहला गोल्फ क्लब रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब 1829 में कलकत्ता में खोला गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा असंगत नियामक वातावरण का। अगला क्वेश्चन है, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? मोहन वीणा वादक, जो प्रसिद्ध वीणा वादक हैं विश्व मोहन भट्ट, इन्होंने 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? इसका सही आंसर होगा ग्रैमी पुरस्कार। जी हाँ, 1994 में इन्हें द ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत है वो अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है 1959 में की गई थी, और पंडित विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार 1994 में दिया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जो नंदगांव और बरसाना है उसमें बहुत ही प्रसिद्ध है लठमार होली, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शारीरिक घनत्व। जी हाँ, अन्य फैक्ट्स की बात करें तो इसमें कृषि घनत्व होता है कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले किसानों की संख्या होती है। सकल घनत्व होता है कुल जनसंख्या को कुल भूमि क्षेत्र से विभाजित करके निकाला जाता है, और शुद्ध घनत्व आपको पता ही है ये जनसंख्या से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम टाइम्स मैगजीन ने 2021 में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में आया था? इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन थे? जितेंद्र सिंह। ये पुराना क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार बहुत उपजाऊ है क्योंकि वो काली मिट्टी से संबंध है जो खेती के लिए बहुत अच्छा है? तो इसका सही आंसर होगा डेक्कन का लावा पठार, जो काली मिट्टी जिसे रंगूर मिट्टी भी कहा जाता है के लिए प्रसिद्ध है, डेक्कन का पठार है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं करेगा। तो ये गलत है, बाकी सही है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, कार्यकाल के दौरान उसके भत्ते कम नहीं किए जा सकते, वह लाभ के किसी भी पद पे नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश है वो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। अन्य फैक्ट्स में आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक उद्योग संघ एवं स्वयं नियामक संगठन SRO है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र को मजबूत विकास करना है। तो इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म वित्तीय संस्थान नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर होगा उत्तक अंग स्तर का संगठन यूप्लेक्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्री को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा पुमक और जायोंग दोनों युक्त फल होते हैं, उभयलिंगी होता है। अगला क्वेश्चन है, ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, भारत का प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1973 में। जी हाँ, 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी। साथ ही आपको ये भी याद रखना है NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, जो बाघों के संरक्षण से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन है वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, कभी पूछ लेता है बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, कभी पूछ लेता है बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। जी हाँ, बीसीसीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। मुंबई में भारतीय क्रिकेट की राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। साथ ही आईसीसीआई भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जी हाँ, जिसका मुख्यालय है वो संयुक्त अरब अमीरात दुबई में है। ये भी आपको याद रखना है अन्य फैक्ट्स में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? तो एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, गिरनार जूनागढ़ में एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है, जिसे किस शासक की उपलब्धियों के बारे में दर्ज किया गया है? तो इसमें रुद्र दामन प्रथम की उपलब्धियों के बारे में इस शिलालेख में बताया गया है। ये आपको याद रखना है। सुदर्शन झील, अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है, सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। और जूनागढ़ शिलालेख भी जो गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार की पहाड़ियों में स्थित है, जिसमें रुद्र दामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है वो किया गया है। ये अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी स्थिति है जिसे इक्टेरस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण आपकी त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ जाता है? तो इसका आंसर होगा पीलिया। जी हाँ, पीलिया रोग के कारण है, जिसे आई इक्टेरस भी कहा जाता है, जिसके कारण त्वचा और आंखों का रंग है वो पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने का प्रमुख कारण है बिलुब्रिन नामक पदार्थ का शरीर में अत्यधिक निर्माण हो जाता है, जिसके कारण शरीर है वो पीलापन पड़ जाता है। अन्य फैक्ट्स की बात करें तो इसमें दिया गया है, इक्थियोसिस है वो त्वचा विकारों से संबंधित एक रोग है। एक्जिमा है वो एलर्जी से संबंधित एक रोग है, जिसके अंतर्गत लाल खुजली, त्वचा पर लाल दाने, खुजली वगैरह हो जाती है, एक्जिमा। और पेमी फंगस से रोग है वो मुंह, गला व जननांग में दर्दनाक के फफोले हो जाते हैं, उससे संबंधित है। ये एन फैक्ट्स में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वो निम्नलिखित में से कौन सा रुद्रदमन का शिलालेख प्राचीन भारत का पहला शाही शिलालेख है जो शुद्ध संस्कृत में रचा गया था? ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, लेकिन दूसरे प्रकार से पूछा गया था कि जूनागढ़ शिलालेख का निर्माण किसने किया था, गिरनार के जूनागढ़ का। तो जिसमें पूछा गया था रुद्रदमन, और इसमें पूछा गया कि रुद्रदमन द्वारा रचित शिलालेख कौन सा था? इसका सही आंसर होगा गिरनार। तो ये आपको अन्य फैक्ट्स में भी याद रखना है कि रुद्रदमन द्वारा रचित जूनागढ़ का गिरनार शिलालेख है वो भारत का पहला शाही शिलालेख है जो शुद्ध संस्कृत में लिखा गया था, जो गिरनार पहाड़ी पर स्थित है, और जिसे लिखा था 130 से 150वीं ईस्वी के बीच शक शासक रुद्रदमन द्वारा। ये फैक्ट्स में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार छापा चलाया गया था? ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपको याद रखना है कि जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन है, जी हाँ, सूर्यसेन के नेतृत्व में 18 अप्रैल 1930 को चटगांव, जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, वहाँ पर शस्त्रागार छापा है वो किया गया था। सूर्यसेन, जिसे मास्टर दा, जिसका उपनाम है, जिसे मास्टर दा भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार हुआ था। साथ ही अन्य फैक्ट्स में जो आपको याद रखना है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जल संचय के लिए कुंड और टाका का उपयोग किया जाता है? तो ये सभी को पता है, राजस्थान में जल संचय के लिए कुंड और टाका का उपयोग किया जाता है। अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है कि कुंड होता है वो गोलाकार भूमिगत कुएं होते हैं जो थाली में उल्टे कप के आकार के होते हैं, जबकि जो टाके होते हैं वो ढके हुए भूमिगत भंडार टैंक होते हैं जो उथले मैदान पर बनाए जाते हैं। साथ ही जो आबानेरी की प्रसिद्ध बावड़ी है, जो सीढ़ी नुमा बावड़ी होती हैं, वो आबानेरी जयपुर की प्रसिद्ध है राजस्थान में जल संचय के लिए। ये अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्याज दर और धन की मांग में आपस में क्या संबंध होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपस में ये व्युत्क्रम होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किन संगीतकारों की जोड़ी को सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आनंद मिलन। जी हाँ, आनंद मिलन की जोड़ी को 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य फैक्ट्स की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो आनंद लता मंगेशकर पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में
दिया जाता है। और नरेंद्र मोदी को 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। साथ ही 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। ये अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 1907 से 1908 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में किस क्षेत्र में हुआ था? ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा देवगिरी। जी हाँ, 1307 और 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान देवगिरी तक चला था। और इसके अन्य अभियान की बात करें तो 1308 में वारंगल, 1310 में द्वार समुद्रम और 1311 में मदुरई को भी अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर होगा अपघटन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र को कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, WPL महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। जी हाँ, मुंबई के डॉक्टर DY पटेल स्पोर्ट्स एकेडमी में जो 2023 WPL का पहला मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात जॉइंट्स के बीच खेला गया था। आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि 2024 का WPL क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया है इसको, और किस टीम ने WPL 2024 जीता है, ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 2-मेथिल प्रोपेन 2-ओल। अगला क्वेश्चन है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी दर अधिकतम है? ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है, ट्राइबल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी दर अधिकतम है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की महिला कार्यबल की भागीदारी है वो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक निर्देशक तत्व सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वे न्याय संगत प्रकृति के नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा यह है कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित है, और ये लगभग 1940 से 1950 के दशक के बीच में शुरू की गई थी। ये भी आपको अन्य फैक्ट्स में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत पर पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर चलती है? तो इसका सही आंसर होगा 14 डिग्री नॉर्थ पर है वो पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो ग्रीष्मकाल में चलती है। अगला क्वेश्चन है, अरबी फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा क्लब कब खोला गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1781 में अरबी फारसी और इस्लामी कानून को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा क्लब की स्थापना की गई थी। अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है, उस समय तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस भाग में गर्म हवा लू चलती हैं? तो सभी को पता है उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में है वो गर्म लू इस क्षेत्र में चलती है। अगला क्वेश्चन है, गगन नौरंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो इसका सही आंसर होगा लंदन 2012 में जो पहला ओलंपिक शूटिंग के क्षेत्र में पहला पदक है वो प्रमुख निशानेबाज गगन नौरंग ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देवता और उसकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो इसका सही आंसर होगा छठ पूजा। जी हाँ, हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, भारत में बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है छठ पूजा, जो कि कार्तिक महीने की 6वें दिन को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से महिलाओं का त्यौहार है और भारत के प्रमुख क्षेत्र बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि नेपाल में भी मनाया जाने वाला भारत का एक प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा है, जो नेपाल के मिथिला प्रांत में मनाया जाता है। और अन्य फैक्ट्स की बात करें तो मड़ई महोत्सव मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। साथ ही सोराठ सभा ये गुजरात में राजपूतों समुदाय से जुड़ी हुई एक सभा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोविंद जी नरताले स्थित है? किस राज्य में गोविंद जी नरताले स्थित है? ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर में गोविंद जी नरताले एक महिला नृत्य विद्यालय है, वो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1972 में गुरु विपिन सिंह के द्वारा की गई थी। ये अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि जावेरी सिस्टर्स भी इसी नृत्य से इस विद्यालय में है वो नृत्य की शिक्षा ली गई है। साथ ही जो मणिपुर का मुख्य नृत्य हैं
जागोई रास, लाई हरोबा, ये मणिपुर के प्रमुख नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि वह संघ की कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में बाधा न डाले या उन्हें नुकसान न पहुंचाए, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस उद्देश्य के लिए राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 257। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी पहले पूछती थी, अनुच्छेद को नहीं पूछती है। प्रसिद्ध एसएससी का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अनुच्छेद 257 जो इसको पूछा गया है। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो आपको शॉर्ट रूप में याद रखना है। अनुच्छेद 257 प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 261 है वो सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही से संबंधित है। अनुच्छेद 247 है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है, और अनुच्छेद 123 जो संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, राष्ट्रपति की। तो ये फैक्ट में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 1952 में निम्नलिखित में से किसने अमर भोपाली फिल्म के लिए अपनी आवाज दी थी जो 2 भाषाओं में बनाई गई थी, बंगाली और मराठी? तो इसका सही आंसर है मन्नाना डे। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। 1952 में मन्नाना डे ने फिल्म अमर भोपाली में अपनी आवाज दी थी, जो बंगाली और मराठी दोनों भाषाओं में गायन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने 2022 में अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा नीति बनाई है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाना है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य ने। अनुच्छेद 41 आपको इसमें याद रखना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और सेवा की शर्तों में संशोधन विधेयक 2021 कब पेश किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 30 नवंबर 2021 को है वो संशोधन विधेयक है वो संसद में पेश किया गया था। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी तक अपने 50 क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि की प्रणाली तैयार की थी? ये एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है एसएससी का। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेल्सली। लॉर्ड वेल्सली के द्वारा सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत है वो की गई थी। अन्य फैक्ट्स में आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि लॉर्ड वेल्सली 1798 से 1805 तक भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। इनकी प्रणाली के दौरान एक मुख्य बात थी वो सहायक प्रणाली की शुरुआत है वो की गई थी। साथ ही जो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है ये भी आपको याद रखना है कि 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्हीं के दौरान 1857 की क्रांति है वो हुई थी लॉर्ड कैनिंग के दौरान ही। साथ ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1858 के बाद भारत में है वो वाइसराय पद को स्थापित कर दिया गया था। साथ ही ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। साथ ही भारत के प्रथम वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको अन्य फैक्ट्स में याद रखना है लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इनके शासनकाल में मुख्य घटना थी कि 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान रेलवे और सिविल सेवाओं का विकास इन्हीं के कार्यकाल लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। साथ ही आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी जिनका शासनकाल 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इनके कार्यकाल की मुख्य जो घटना थी लॉर्ड डलहौजी वो जो राज्य हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने 17 झांसी और नागपुर को भारतीय राज्यों में शामिल किया था, और इनके शासनकाल के दौरान रेलवे नेटवर्क, टेलीग्राफ और डाक प्रणाली की शुरुआतें हुई थी। ये आपको एडिशनल फैक्ट में याद रखनी है। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 2023 में। जी हाँ, 2023 से 8 जून 2023 में नए भारत के सपने अभियान के तहत मेटा द्वारा इसे अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक शिक्षा के प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 28। एडिशनल फैक्ट्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 28 है वो पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 29 है वो संबंधित है धर्म, नस्ल और जाति और भाषा के आधार पर
संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 संबंधित है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार देता है। साथ ही अनुच्छेद 31 से जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है, जिसको एक वैधिक अधिकार बना दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा वसा और तेल समय के साथ कम हो जाते हैं और बदबू आने लगती है। ये कथन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित निष्क्रिय पोलियो टीका है? तो इसका सही आंसर होगा साल्क वैक्सीन 1952 में विकसित एक निष्क्रिय टीका है, जिसका प्रयोग 1955 में पहली बार किया गया था। ये आपको एडिशनल फैक्ट में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई किस राज्य का राज्य उत्सव है? नुआखाई त्योहार कहाँ का है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। जी हाँ, अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है, नुआखाई जिसे नवाखाई भी कहते हैं, एक कृषि त्योहार है। ये प्रमुख रूप से भारत के पश्चिमी क्षेत्र उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में लोगों के द्वारा मनाया जाता है। नुआखाई त्योहार नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। इसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाकर इसे जश्न के साथ नुआखाई त्योहार है वो उड़ीसा क्षेत्र में मनाते हैं। साथ ही अन्य फैक्ट्स में बात करें तो मेघालय में वांगला महोत्सव, जिसे 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये एक फसल उत्सव है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही मेघालय में अहिया महोत्सव, नोग्रेम नृत्य महोत्सव, बोब डिलन महोत्सव, ये मेघालय से संबंधित हैं। उड़ीसा के राज्य उत्सव की बात करें तो रथ यात्रा उड़ीसा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। साथ ही उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी निकाली जाती है, ये भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पोंगल इनका प्रमुख त्योहार है, ये आपको याद रखना है। साथ ही बिहार में बिहुला पूर्वी बिहार में विशेषकर भागलपुर जिले में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। ये एडिशनल फैक्ट में आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? अर्थात किस अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था? तो इसका सही आंसर है भारतीय शासन अधिनियम 1858। अन्य फैक्ट्स की बात करें तो 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम है वो ब्रिटिश संसद में पारित कर दिया गया था, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया और भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के तहत किया जाने लगा, भारत पर शासन। अगला और अन्य फैक्ट में बात करें तो चार्टर अधिनियम 1833 से जिसका 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था और भारतीय प्रशासन में सुधार से संबंधित था। और जो नियमनकारी अधिनियम 1773 था वो संबंधित था ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रबंधन को दूर करना और उसके संचालन में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 संबंधित था, वो नियमनकारी अधिनियम 1773 से संबंधित के संशोधन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, गर्मी में उत्तरी भारत में बहने वाली स्थानीय गर्म हवा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा लू। जी हाँ, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत समतल क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र व राज्यों के बीच में किस अनुपात में साझा की जाती है? लागत राशि है वो केंद्र व राज्यों के बीच से किस अनुपात में साझा की जाती है? 60 और 40, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा दीर्घकालीन हस्तक्षेप को अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती उत्तर प्रदेश राज्य की पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका है? तो इसका सही आंसर होगा अजिता श्रीवास्तव। जी हाँ, आपको याद रखना है, अजिता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका है, जिसे भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। जी हाँ, भारत ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2011 में हुई थी, उसको जीता था, जिसमें पाकिस्तान को हराया था और इसका मेजबान देश है वो चीन था। आप देख सकते हैं ऐसे कितने पुराने क्वेश्चंस हैं वो जीएस में पूछ रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वस्तु की आर्थिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है? तो मध्यवर्ती वस्तुओं में अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा का सबसे पहला महाकाव्य शिलापदिकाराम, जिसे रतन पायल भी कहा जाता है, 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में खालिस्तान के द्वारा लिखा गया था।
ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। शिलापदिकाराम महाकाव्य को 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा इलंगो आदिकल। जी हाँ, जो संगम काल के प्रसिद्ध लेखक थे, इनके द्वारा 1800 साल पहले इलंगो आदिकल नामक एक कवि था, इनके द्वारा एक तमिल महाकाव्य है शिलापदिकाराम, इसको लिखा गया था। और अन्य फैक्ट्स में बात करें तो इसी प्रकार के तोलकापिरियार नामक एक प्रसिद्ध तमिल विद्वान थे, जिनके द्वारा एक तोलकापियम नामक एक महाकाव्य है वो लिखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही अगर पूछ ले कि शीतलाई सतनार एक तमिल, ये भी एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये जिसमें पटू 10 कविताओं का संग्रह है, इसमें दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए है वो है कि दोहरी झिल्ली से संबंधित है। ऑप्शन सी सिंगल झिल्ली से संबंधित है और ऑप्शन डी हीरे की संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला एल्काइन कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 COOH है? तो इसका सही आंसर होगा ब्यूटेरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा टोडरमल। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो अकबर के 9 नवरत्न थे, जिसमें टोडरमल था वो उसका राजस्व मंत्री था अकबर के शासनकाल के दौरान, जिसने अकबर ने ही 10 साला प्रणाली की शुरुआत की थी। ये भी आपको याद रखना है। 1780 में टोडरमल द्वारा ही 10 साला टैक्स प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और अन्य में आपको याद रखना कि अब्दुल रहीम, मुल्ला दो प्याजा और तानसेन, ये सभी नवरत्न में शामिल थे। और तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार था जिसका पूरा नाम रामतनु था। ये अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ये क्वेश्चन डीपी ड्राइवर से संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है अनुच्छेद 77। एडिशनल फैक्ट की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 बताता है कि भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्रवाई हैं वो राष्ट्रपति के नाम होंगी और राष्ट्रपति उनके नाम में बनाए गए आदेश व अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित करेगा और प्रमाणित आदेश या दस्तावेज की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। ये अनुच्छेद 77 से संबंधित है। तो शॉर्टकट में आपको याद रखना है, अनुच्छेद 77 भारतीय सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में खो खो को किस वर्ष ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया था? ओलंपिक में खो खो को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1936 में। जी हाँ, 1936 ओलंपिक 1936 में पहली बार खो खो को है वो ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार सीमांत कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो काम करता है। सीमांत कार्यकर्ता की बात करें तो इसका सही आंसर होगा 1 वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से काम करने वाला व्यक्ति है वो सीमांत कार्यकर्ता की परिभाषा में आएगा। साथ ही जो अन्य फैक्ट्स में बात करें तो अगर मुख्य श्रमिक की बात करें तो मुख्य श्रमिक वह होगा जो 1 वर्ष के दौरान 183 दिन से अधिक अर्थात 6 महीने से अधिक काम करता है, तो वो मुख्य श्रमिक कहलाएगा। और सीमांत कार्यकर्ता वह होगा जो 183 दिन से कम काम करता है। अगला क्वेश्चन है, 10 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत प्लेट। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई क्या है? ये 2024 के जो नवंबर माह में एसएससी द्वारा एग्जाम लिए गए हैं उनमें पूछा गया क्वेश्चन है कि 2019 का आंकड़ा 19-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई क्या है? तो आप देख सकते हैं एसएससी की जीके का लेवल। तो इसका सही आंसर होगा 67,956 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में नृत्यग्राम एक ओडिसी नृत्य संस्थान स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में है वो एक नृत्यग्राम नामक एक ओडिसी संस्थान है वो स्थित है। कर्नाटक के हसरगट्टा झील के पास है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2002 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक कौन है?
तो इसका सही आंसर होगा उस्ताद जाकिर हुसैन। जी हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन जिनका जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था, जो कि एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक हैं जाकिर हुसैन। और अन्य फैक्ट्स में बात करें तो इनको भारत सरकार द्वारा 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनके द्वारा जीता गया। और इनके सबसे बड़े बेटे का नाम अल्लाह रखा इनके सबसे बड़े बेटे का नाम है। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो पंडित रविशंकर, जो जिनका जन्म 1920 में और 2012 में जिनकी मृत्यु हुई, वो प्रमुख भारतीय सितार वादक थे, जिन्होंने 20वीं सदी में उत्तर भारत में सितार वादक के रूप में पहचान बनाई, जिसे 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर को आपको कमेंट करना है 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही इन्होंने 3 ग्रैमी पुरस्कार भी जीते थे। अगर हम बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी की, ये भी एक प्रसिद्ध ख्याल गायक के साथ भजन संगीत करने के लिए प्रसिद्ध थे। जोशी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किराना घराने की परंपरा से संबंधित थे ये। साथ ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो ये प्रमुख सेनाई वादक थे, जिनका जन्म 1916 में 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका असली नाम कमरुद्दीन खां था और सेनाई के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध वादक थे। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी इन्होंने सेनाई बजाई थी, जिन्हें 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये आपको अन्य फैक्ट्स में याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 2002 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक कौन है? पंडित जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की किस धारा के तहत निर्वाह भत्ता से संबंधित है? तो धारा 5 है, वो निर्वाह भत्ता से संबंधित है, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019। साथ ही धारा 4 आपको याद रखना कि 3 तलाक की घोषणा को आपराधिक अपराध बताती है। साथ ही धारा 6 अवयस्क बच्चों की हिरासत से संबंधित है। इस सीरीज में हमने टोटल 75 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए थे। यह वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जी हाँ, ड्राइवर एग्जाम्स के लिए जो डीपी ड्राइवर की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये ड्राइवर एग्जाम्स द्वारा चलाएगी ये सीरीज। डेफिनेटली रूप से जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होंगे एसएससी के एग्जाम्स में, तो इस सीरीज को पूरा कंप्लीट जरूर देखना और जिसके मुख्य क्वेश्चन हैं वो आप नोट डाउन करते रहें। साथ ही जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड बार क्वेश्चन हुए हैं उनकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। तो ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नई नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।